Hello everyone, how are you all? So today we'll discuss about the bank money. So we are discussing about in previous class की money क्या होता है and barter system क्या है. So we are discussing about the money के functions क्या है and money की limitations क्या है and मनी वर्क कैसे करता है. तो मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था. आज की क्लास में अपन डिस्कस करते हैं बैंक मनी क्या है. तो बैंक मनी इज ऑल्सो नॉन एज डिमांड डिपॉजिट्स. कि अपन बैंक में जाके अपन क्या कैश को डिपॉजिट करा सकते हैं, तो इसलिए इसको अपन बोलते हैं ऑल्सो नॉन एज डिमांड डिपॉजिट्स. तो बैंक मनी क्या होती है? एक डिमांड डिपॉजिट है. तो बैंक मनी कैन बी विड्रॉ बाय अकाउंट होल्डर. मतलब कि जिसका बैंक में अकाउंट है वो अगर उसकी बैंक में मनी डिपॉजिट है तो क्या वो उसको बैंक से विड्रॉ करा सकता है. तो दिस इज कॉल्ड द बैंक मनी. बैंक मतलब कि जितने भी बैंक के पास जो डिपॉजिट है वो बैंक के लिए क्या है? बैंक मनी हो गई. तो जो जो पीपुल्स बैंक में जाके अपनी मनी को डिपॉजिट करा सकते हैं वो मनी के लिए एक तरह से क्या होती है? डिमांड डिपॉजिट. तो वो क्या है? हमारी एक डिपॉजिट हो गई, तो उसको अपन बोलते हैं बैंक मनी. बैंक मनी कैन बी विड्रॉ बाई अकाउंट होल्डर. जो इसका अकाउंट है बैंक में वो मनी को विड्रॉ करा सकता है. अब अपन बात करते हैं मनी सप्लाई कि हमें पैसे मिलते कहाँ से है. हमें मनी की सप्लाई कौन करता है? तो मनी की सप्लाई कौन करता है? हमें आरबीआई. जो क्या करती है? जिसने एक पॉलिसी बना रखी है जिसको बोलते हैं अपन मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी में जितने भी हमारे मनी से रिलेटेड जितनी सारी चीज़ें इसमें आ जाती है कि इश्यू अब करना है, तो वो उसके लिए बैंक ने आरबीआई ने पॉलिसी बना रखी है, उसको अपन बोलेंगे मॉनेटरी पॉलिसी. और बाकी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसकी तो और भी बहुत सारी पॉलिसी है, जैसे डिफेंस के लिए है, हेल्थ के लिए है, एजुकेशन हो गया. तो ये बाकी सारी तो कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. लेकिन मनी से रिलेटेड जितने भी है वो कौन करेगा? आरबीआई. तो उसको अपन क्या, उसके लिए आरबीआई की पॉलिसी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी. तो आरबीआई क्या करता है? तो आरबीआई का वर्क क्या होगा? एक तरह से करेंसी, मतलब कि मनी को इश्यू करना. तो आरबीआई का काम क्या होगा? करेंसी इश्यू. तो हमारी पूरी कंट्री में सिर्फ और सिर्फ आरबीआई ही करेंसी इश्यू करती है. तो इसके लिए इसके पास इसका क्या है? एक तरह से सोल मोनोपोली है कि आरबीआई के पास इसकी मोनोपोली है कि इसको हर कोई ऐसे इश्यू नहीं करा सकता, सिर्फ और सिर्फ कौन करता है? आरबीआई. तो दिस इज द सोल मोनोपोली. या यहाँ पे एक तरह से ये आरबीआई के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी. लेकिन जितने भी हमारे पास जितने भी है कॉइन्स वगैरह या फिर जो भी नोट है, लेकिन जो 1 रुपये का कॉइन होता है एंड नोट होता है वो सिर्फ कौन करती है इश्यू? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. उसको कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. अगर 1 रुपये के जितने भी नोट होंगे या जितने भी टाइप के कॉइन्स होंगे वो सब कौन करेगा? उसको करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. बाकी जितने भी है हमारे जितने भी नोट्स है वो सब इश्यू करती है आरबीआई हमारी. तो आरबीआई के पास क्या है? सोल मोनोपोली है करेंसी इश्यू करने की. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है? 1 रुपये के नोट को या फिर कॉइन्स को इश्यू करती है. तो सर लेकिन इसको क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है? इश्यू करती है. लेकिन इसको भी मतलब कि हम सब में लोगों तो कौन पहुंचाता है, तो इसको भी सर्कुलेट तो करती है आरबीआई. सर्कुलेट बाई आरबीआई. तो इसको भी सर्कुलेट करती है आरबीआई. तो अपन बात करते हैं फिर इस तरह से इसकी डेफिनेशन क्या होगी अपन देखते हैं. मनी सप्लाई क्या है? मनी सप्लाई क्या है? मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट ए पर्टिकुलर टाइम इन इकोनॉमी. कि एक पर्टिकुलर
टाइम इन इकोनॉमी में पब्लिक के पास कितना पैसा है जो आरबीआई क्या सर्कुलेट कर रही है, जो आरबीआई सर्कुलेट किसको कर रही है, पब्लिक को, तो वो क्या आता है, मनी सप्लाई। और ये क्या है, किसी पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है, तो इसलिए मनी सप्लाई क्या है, एक तरह से मनी सप्लाई इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट। यहाँ पे किसी फ्लो वेरिएबल की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है स्टॉक की। तो एक तरह से मनी सप्लाई क्या है, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। अब अपन बात करते हैं इसके मेजरमेंट्स की, कि मनी को अपन मेजर कैसे कर सकते हैं। तो मेजरमेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, तो आरबीआई ने मनी मेजरमेंट करने के 4 तरीके बताए हैं। मतलब एक तरह से क्या मनी सप्लाई के कंपोनेंट है। तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, M1, थर्ड वन, सेकेंड वन इज द M2 एंड M3 एंड वन इज द M4। तो M1 क्या है, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा लिक्विड है वो M1 है, उसके बाद में थोड़ा कम जो है वो M2 है, और यहाँ पे सबसे कम लिक्विड क्या है, M4, और सबसे ज़्यादा लिक्विड क्या है, M1। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, जिसको अपन जितनी जल्दी केस में कन्वर्ट कर सके, या फिर केस, तो केस हमारे लिए क्या होता है, सबसे ज़्यादा लिक्विड। या फिर अपन जिस भी मतलब कि दूसरी एसेट्स को, तो अपन जिसको जितना जल्दी केस में कन्वर्ट कर सके वो हमारे लिए उतना ही लिक्विड होता है। तो उसकी इनकी लिक्विडिटी के हिसाब से इनको मेजर किया गया है। तो फर्स्ट वन इज द मनी, M1, और ये दोनों नैरो कॉन्सेप्ट है मनी सप्लाई के, एंड M3 एंड M4 इज द ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। तो ये दोनों क्या है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट है मनी सप्लाई के, और ये क्या है, एक नैरो कॉन्सेप्ट है। तो M3 एंड M4 क्या है हमारे लिए, कि मनी सप्लाई के लिए क्या है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, और ये नैरो कॉन्सेप्ट है। और जो सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है वो है M3, वाइडली यूज्ड, जो सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है वो है हमारे M3। तो ये 4 मेजरमेंट्स हैं मनी के, अपन पढ़ते हैं इनके एक एक के बारे में, देखते हैं क्या है। फर्स्ट वन इज द मनी, M1। इसमें क्या क्या आता है, M1 प्लस C प्लस DD प्लस OD। तो C का मतलब क्या है, करेंसी, करेंसी विद पब्लिक, एंड DD का मतलब क्या है, डिमांड डिपॉजिट, कॉमर्शियल बैंक, एंड अदर डिपॉजिट विद RBI। तो इसमें ये थ्री कंपोनेंट्स मतलब इसमें इंक्लूड है। फर्स्ट वन इज द करेंसी, सेकेंड वन इज द डिमांड डिपॉजिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक, एंड थर्ड वन इज द अदर डिपॉजिट विद RBI। तो करेंसी जो मतलब हमारे पास केस है, जो कि सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है, तो वो किस में आएगा, M1 में। सेकेंड वन इज द डिमांड डिपॉजिट, मतलब कि आपका किसी की भी बैंक में अकाउंट है, जैसे SBI हो गई, PNB हो गई, इलाहाबाद बैंक हो गई, बैंक ऑफ इंडिया हो गई, बड़ौदा बैंक हो गई। तो अगर आपको किसी भी बैंक में अकाउंट है और आपने क्या वहाँ पे कि डिपॉजिट करा रखे, तो आप उनको मतलब कि जब भी बैंक में गए अपन उनको विड्रॉ करा सकते हैं। तो ये भी क्या एक तरह से क्विक, अपन उसको जल्दी मतलब कि लिक्विड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे लिए, ये भी एक तरह से M1 में आ गया, क्योंकि ये ज़्यादा लिक्विड है। इन अदर डिपॉजिट विद RBI, जो कि RBI के पास डिपॉजिट है, जो किसी फॉरेनर ने अपने इनकम के लिए करा रखे हैं, तो अदर डिपॉजिट में वो सब आ गए। सेकेंड वन इज द M2। M2 क्या है, इसमें पूरा का पूरा M1 आएगा। मतलब M1 में जो जो चीज़ें थी हमारी, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट, तो वो तीनों चीज़ें इसमें इंक्लूड होगी। एंड इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ इंक्लूड होगी, वो होगी
सेविंग डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक। तो ये M1 से थोड़ा कम लिक्विड हो जाएगा क्योंकि इसमें अपन ने इसको इंक्लूड कर लिया है। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर इसको भी मतलब कि अपन पोस्ट ऑफिस बैंक में अगर कुछ भी अगर डिपॉजिट करते हैं तो उसका मतलब कि जैसे अपन ने नॉर्मल बैंक में किसी में डिपॉजिट करा रखा मतलब कि SBI में, PNB में, तो अपन उनको जब चाहे तब उनको मतलब विड्रॉ करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे एक फिक्स टाइम होता है। तो अपन इनका जब भी इनका फिक्स टाइम खत्म होगा उसके बाद में अपन इनको मैच्योर करा सकते हैं। तो उससे ये थोड़ा कम लिक्विड हो गया क्योंकि यहाँ पे एक फिक्स टाइम है, तो इसको अपन कम जल्दी क्या लिक्विडिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। M3 में भी क्या आएगा, M1 आ जाएगा, उसके तीनों के तीनों जो भी है वो आ जाएंगे, एंड प्लस नेट डिपॉजिट। तो यहाँ पे क्या आएगा, C प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट, और यहाँ पे नेट डिपॉजिट आ जाएगा। नेट डिपॉजिट में क्या क्या आएगा, मतलब सेकंड था क्या था हमारा, डिमांड डिपॉजिट। यहाँ पे जो है ये क्या हमारे लिए डिमांड डिपॉजिट, और यहाँ पे क्या है नेट डिपॉजिट। तो इस नेट डिपॉजिट क्या होता है, हमारे पास जो FD होता है, जो क्या होता है फिक्स डिपॉजिट। तो अपन ऐसा नहीं है कि अपन को अर्जेंटली करेंसी की नीड हो गई तो अपन जाके इनको मतलब कि विड्रॉ करा सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, FD में अपने पास एक फिक्स्ड टाइम होता है कि अगर आप 5 ईयर्स में इसको मैच्योर करा सकते हो। तो ये भी क्या है, इस कम लिक्विड है, तो इसको इसलिए इसमें M3 में यूज कर दिया गया है। और ये सबसे ज़्यादा यूज में लिया जाने वाला कॉन्सेप्ट है, मोस्ट वाइडली यूज M3। तो नेट डिपॉजिट क्या हो गया हमारे, जैसे FD जिसको किसी एक फिक्स टाइम के लिए, फिक्स टाइम के बाद में अपन उसको मैच्योर करा सकते हैं। M4 क्या है, M3 आ गया इसमें। M3 में क्या क्या था, जो भी था हमारे पास C प्लस DD प्लस OD प्लस हमारे नेट डिपॉजिट, जैसे जिसमें FD वगैरह आ गए, और यहाँ पे है टोटल डिपॉजिट। तो यहाँ पे जितने भी पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट्स हैं, जिनमें जैसे अगर डिमांड डिपॉजिट है या फिर अगर FD वगैरह टाइप का है तो नेट डिपॉजिट, तो उसमें सब के सब इंक्लूड हो गए M3 में। तो ये क्या हो गया हमारे लिए सबसे कम लिक्विड, लेस लिक्विड है ये, सबसे ज़्यादा सबसे लेस यही है हमारे लिए लिक्विड, और सबसे मोर लिक्विड क्या है हमारे लिए, M1। तो मनी मेजरमेंट्स के 4 कॉन्सेप्ट थे हमारे पास, एक बार अपन फिर से रिवीजन करते हैं। M1, M2, M3, M4। इसका फॉर्मूला क्या है, C प्लस DD प्लस OD, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट। इसका फॉर्मूला क्या है, M1 प्लस पोस्ट ऑफिस, मतलब कि सेविंग विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, मतलब कि जितने भी हमारे पोस्ट ऑफिस के जितने भी वो शामिल थे वो सब आ गए। इसमें क्या, इसमें M1 प्लस नेट डिपॉजिट, जिसमें FD वगैरह इंक्लूड हो गए, और यहाँ पे हमारा पूरा M3 इंक्लूड हो गया है, जिसमें M1 भी इंक्लूड है एंड FD भी इंक्लूड है, प्लस जितने भी टोटल पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट है वो सब इंक्लूड हो गए। तो ये 4 मेजरमेंट्स है, और इनमें M1 मोर लिक्विड है, M4 लेस लिक्विड है, सबसे ज़्यादा काम में लिया जाने वाला वाइडली यूज्ड M3। एंड ये तो हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसे हमें कैलकुलेट करना है M1, M2, M3 एंड M4, और ये हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट, टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक एंड सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। तो फर्स्टली अपन कैलकुलेट करते हैं M1 का फॉर्मूला क्या है, C प्लस
डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट। तो हमारे पास करेंसी कितनी है 84,000 प्लस डिमांड डिपॉजिट 68,000 प्लस 36,112। ये क्या हमारे पास अदर डिपॉजिट। तो इन तीनों को अपन जब भी प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी, वो क्या होगी हमारी M1। तो ये क्या है ये आ गई हमारे पास M1 की वैल्यू। दिस वन इज द M1। एंड हमारे पास M2 का फॉर्मूला क्या है, M2 इज इक्वल टू M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस। जितनी भी मतलब उसकी सेविंग डिपॉजिट है पोस्ट ऑफिस की वो सब इंक्लूड हो जाएगी। तो यहाँ पे आएगा सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस। तो ये क्या हमारे पास M1 की वैल्यू है प्लस सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस कितना हमारा 5,520। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई तो ये क्या आ गया हमारा M2। अब अपन निकालते हैं M3। M3 का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो फिर हम कैलकुलेट करते हैं M3। तो M3 का फॉर्मूला क्या है हमारे पास M1 प्लस जितने भी हमारे डिपॉजिट है नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक। तो ये सब आ जाएंगे नेट टाइम विद बैंक। तो हमारे पास M1 की वैल्यू ये है 1,55,612 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक ये कितना है हमारे पास 20,000। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 175,612। ये क्या आ गया हमारे पास M3। अब अपन निकालते हैं M4। M4 का फॉर्मूला क्या है, पूरा का पूरा M3 इंक्लूड हो जाएगा, इसमें M1 भी इंक्लूड है प्लस ये नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक। तो M3 प्लस इसमें और क्या आएगा मतलब कि इसमें सिर्फ सेविंग डिपॉजिट्स इंक्लूड थी M2 में, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस की टोटल सेविंग इंक्लूड हो जाएगी। तो टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। तो M3 की वैल्यू ये हमारे पास है यहाँ पे प्लस ये कितना हमारे पास 22,500। तो इसकी वैल्यू अब कितनी आ गई है एक मिनट। तो ये आ गई हमारे पास M4 की वैल्यू। तो M4 में क्या इंक्लूड है M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है जिसमें मैंने कैलकुलेट किया M1 M2 M3 एंड M4। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 इसमें था मनी एंड बैंकिंग। तो हमारा मनी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हमारा बैंकिंग वाला पार्ट रहा, तो इसमें अपन डिस्कस करते हैं सेंट्रल बैंक वर्सेस कॉमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होता है एंड कॉमर्शियल बैंक क्या होता है। तो सेंट्रल बैंक क्या है, जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
जो क्या सिर्फ एक ही है, जो क्या एक कंट्री में एक होता है, जो क्या और बाकी जितने भी बैंक है उन सबका बैंक होता है। तो दिस इज द बैंकर्स बैंक। और जैसे कॉमर्शियल बैंक एग्जाम्पल है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया। तो ये क्या है, ये सब कॉमर्शियल बैंक है। तो और सेंट्रल बैंक क्या करता है, ये मतलब कि पॉलिसी बनाता है टू फ्रेम द रेगुलेट द मॉनेटरी पॉलिसी। कि मनी कहाँ इश्यू करना है, कितना करना है, तो ये सारा काम क्या कौन करेगा, सेंट्रल बैंक, आरबीआई। और कॉमर्शियल बैंक क्या करता है, जहाँ पे जो हमारे मतलब कि हमारे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, जहाँ से अपन डिपॉजिट, जहाँ पे अपने मतलब कि कैश को डिपॉजिट भी करा सकते हैं, विड्रॉ भी करा सकते हैं, वो किस में करा सकते हैं अपन, कॉमर्शियल बैंक में। और सेंट्रल बैंक क्या होता है, बैंकर्स बैंक होता है, जो क्या करता है, जितने भी बैंक है उन सबका, जितने भी बैंक है इन सबका मतलब कि बैंक है वो है सेंट्रल बैंक, जो क्या करता है कि मॉनेटरी पॉलिसी की मनी से रिलेटेड है सारी की सारी पॉलिसी रेगुलेट करता है। तो अपन इन दोनों के ऊपर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट अपन डिस्कस करते हैं कॉमर्शियल बैंक क्या होता है। So first we are discussing about the commercial bank. So commercial bank is a kind of financial institution which carries all the operation related to deposit and withdrawal of money. कि commercial bank क्या होता है, हमारे सारे के सारे डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है एंड हमें एंड विड्रॉल ऑफ मनी, तो हमारे जितने भी डिपॉजिट है अपन उनको विड्रॉ भी करा सकते हैं। तो इस तरह की हमें सर्विस देता है फॉर द जनरल पब्लिक, जो कि हम सबको फॉर द जनरल पब्लिक को देता है। प्रोवाइडिंग लोन्स फॉर इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा। और कॉमर्शियल बैंक क्या समटाइम्स लोन भी देता है फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए। तो मेनली कॉमर्शियल बैंक के 2 कैरेक्टरिस्टिक है, या तो ये बोरोइंग एंड लेंडिंग। कॉमर्शियल बैंक के मेनली 2 कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट वन इज द बोरोइंग एंड सेकंड वन इज द लेंडिंग। बोरोइंग क्या होता है, जब भी अपन कॉमर्शियल बैंक से मतलब कि जब भी अपन कॉमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट पे हमें जब इंटरेस्ट देती है कॉमर्शियल बैंक, तो दिस इज कॉल्ड द बोरोइंग। एंड लेंडिंग रेट जब हम कॉमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट देते हैं। तो इन दोनों के बीच में तो डिफरेंस होता है, दिस इज कॉल्ड द स्प्रेड। जो क्या होता है हमारा मतलब कि कॉमर्शियल बैंक के लिए क्या प्रॉफिट भी होता है, तो स्प्रेड इज इक्वल टू प्रॉफिट। इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया, वो क्या होता है, स्प्रेड। तो अपन देखते हैं कि कॉमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या क्या है। अपन डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक। तो बेसिकली कॉमर्शियल बैंक के 2 फंक्शन होते हैं, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंड वन इज द सेकेंडरी फंक्शन। तो अपन डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 प्राइमरी फंक्शन क्या क्या होते हैं एंड सेकेंडरी फंक्शन क्या होते हैं। तो फर्स्ट वन इज द प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, एक्सेप्ट डिपॉजिट। तो हम मतलब कि बैंक का मेन काम क्या होता है, हमारे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना है। तो इसमें फर्स्ट वन क्या आएगा, एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। एंड सेकेंड वन क्या है कि हमें ये क्या कॉमर्शियल बैंक क्या प्रोवाइड करवाता है, तो सेकेंड वन इज द लोन, प्रोवाइडिंग फॉर द लोन, प्रोवाइडिंग फॉर द लोन। तो फर्स्ट वन इज द एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड सेकेंड वन इज द प्रोवाइडिंग फॉर द लोन।
तो फर्स्ट अपन डिस्कस करते हैं एक्सेप्ट डिपॉजिट क्या होता है। तो जब भी अपन नॉर्मल पीपुल, जैसे हमारा भी किसी ना किसी बैंक में अकाउंट होगा, तो अपन क्या वहाँ पे जाके अपने पैसे जमा करा सकते हैं बैंक में। ये हमें एक तरह से बैंक की तरफ से हमें सर्विस होती है। तो इसके लिए हमारे अलग अलग अकाउंट होते हैं। जैसे हमारा मोस्ट ऑफ द का सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट, सेकेंड वन इज द सेविंग अकाउंट, एंड थर्ड क्या होता है, टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट। तो करंट अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट मेनली कौन ओपन करवाते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो मतलब कि उनकी मतलब कि ट्रांजैक्शन हाई होती है, जो मतलब कि एक दिन में कई बार कि मतलब कि बैंक से पैसे निकालते हैं और कई बार मतलब बैंक में जमा कराते हैं। तो इसके लिए क्या करंट अकाउंट मेनली कौन यूज करता है, बिजनेसमैन। तो जब भी बिजनेसमैन बैंक में अपना वो पैसे जमा कराएंगे तो उन्हें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, यहाँ पे नो इंटरेस्ट, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है। जो भी मतलब कि जिनका अकाउंट होता है उनको, करंट अकाउंट वालों को, बिजनेस वालों को नहीं मिलता है मेनली। एंड सेकेंड अकाउंट है सेविंग अकाउंट, जो मतलब कि हमारे डिपॉजिट है उनको एक्सेप्ट करता है, लेकिन यहाँ पे कुछ लिमिट होती है कि हम एक दिन में इतने पैसे निकाल सकते हैं और इतने जमा करा सकते हैं। तो यहाँ पे एक लिमिट होती है और यहाँ पे हमें क्या इंटरेस्ट रेट मिलता है, लेकिन इसकी लेस इंटरेस्ट, मतलब जो इंटरेस्ट रेट होती है वो मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे हमें इंटरेस्ट मिलता है और इसकी एक लिमिट होती है। थर्ड वन इज अ टर्म डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट, जो क्या हम एक फिक्स टाइम के लिए बैंक में जमा करा सकते हैं। जैसे ये 5 ईयर्स के लिए हो गए और अपन इनको तब भी निकाल सकते हैं, ऐसे कभी भी नहीं निकाल सकते जब ये मैच्योर हो जाते हैं 5 साल बाद में। और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाई होती है कंपेरिजन टू सेविंग अकाउंट, एंड करंट अकाउंट में तो होती ही नहीं इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाई होती है, लेकिन ये इनको अपन चाहे तब नहीं मतलब कि डिपॉजिट नहीं करा सकते हैं, विड्रॉ नहीं करा सकते हैं। इनका एक फिक्स टाइम होता है। अगर अपन इनको 5 ईयर्स के लिए करा रहे हैं तो 5 ईयर्स में मैच्योर होने के बाद में अपन इनको विड्रॉ करा सकते हैं बैंक में, और इनकी इंटरेस्ट रेट हाई होती है। तो इसका फर्स्ट फंक्शन था एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एंड सेकेंड वन इज द एडवांसिंग ऑफ लोन। बैंक क्या हमें लोन भी देता है समटाइम्स, तो इसमें हम किस किस टाइप से लोन देता है, कैश क्रेडिट। बैंक क्या है हमें कई बार लोन प्रोवाइड कराता है हमारी एसेट्स पे, जैसे शेयर, बॉन्ड, इन सब पे। तो इसको अपन बोलेंगे कैश क्रेडिट, जब बैंक हमें शेयर एंड बॉन्ड्स इन सब पे हमें लोन प्रोवाइड करवा रहा है। सेकेंड वन इज द शॉर्ट टर्म लोन। जब बैंक हमें लोन दे रहा है और उसके बदले में अपन क्या कोई यहाँ पे कोलैटरल दे रहे हैं, मतलब कि कोई एसेट्स अपन बैंक को दे रहे हैं इन द मतलब कि सिक्योरिटी फॉर्म में, तो तब हमें बैंक क्या करवा रहा है, हमें लोन प्रोवाइड करा रहा है। एंड सेकेंड वन इज द डिमांड लोन। थर्ड वन इज द डिमांड लोन। यहाँ पे क्या होता है कि हमें बैंक लोन प्रोवाइड तो करवा देता है, लेकिन बैंक को क्या होता है, बैंक के पास ये राइट होता है कि जिसको मतलब बैंक को चाहिए कि मेरे को अभी लोन चाहिए, तो इसके लिए रीपेबल ऑन डिमांड कर सकता है। इस लोन में बैंक के पास क्या ये राइट होता है कि जब भी बैंक को नीड होगी तो ये इसको डिमांड कर सकता है। अब बात करते हैं अपन सेकेंडरी फंक्शन की। सेकेंड वन इज द सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में फर्स्ट इज द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। बैंक क्या है हमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी देता है जब, लेकिन ये बैंक सभी को नहीं देता है जिनका बैंक में मतलब कि जो करंट अकाउंट होल्डर है, बेसिकली बैंक इनको देता है करंट अकाउंट होल्डर को। जो बैंक को लगता है कि ये उनके रिलायबल
अकाउंट होल्डर है तो बैंक उन्हीं को देता है, तो रिलायबल, ये मतलब कि बैंक जिन अकाउंट होल्डर पे ट्रस्ट करता है ये उनको ही देता है। और ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए। बैंक ऐसा नहीं कि बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं देता है, बेसिकली शॉर्ट पीरियड के लिए देता है ये लोन। और इसके लिए इस पे मतलब बैंक जब भी देता है तो इस पे कुछ इंटरेस्ट भी चार्ज करता है। बैंक जब भी लोन देता है तो इसके ऊपर कुछ मतलब कि कुछ इंटरेस्ट, और इसके लिए बैंक एक लिमिट भी रखता है कि मैं इस अकाउंट होल्डर को इतना मतलब कि इतना और ड्राफ्ट दे सकता हूँ। मतलब कि कई बार हमारे अकाउंट में पैसे होते हैं 50,000 और हमें नीड हो गई 70,000 की, तो 20 जो ये 20,000 है ये हमें बैंक क्या कर रहा है, ओवर ड्राफ्ट दे रहा है। लेकिन बैंक इसके लिए हमें एक लिमिट रखता है कि मैं इस अकाउंट होल्डर को 20,000 दूंगा, इसको 30,000 दूंगा। और जो बैंक इसको देता है, जो बैंक के रेगुलर कस्टमर होते हैं, जो रिलायबल है ट्रस्टवर्दी अकाउंट होल्डर होते हैं, बैंक उन्हीं को ये देता है। तो ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी थी बैंक के लिए। सेकेंडरी फंक्शन में सेकंड क्या है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे क्या होता है, ए फैसिलिटी इन विच होल्डर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज कैन गेट द बिल डिस्काउंटेड विद बैंक बिफोर द मेच्योरिटी आफ्टर डिडक्टिंग द कमीशन। यहाँ पे क्या होता है, हम एग्जाम्पल जैसे समझते हैं, जैसे ये राम है और ये श्याम है। राम क्या एक बिजनेसमैन है जो कि जिसके पास जो कि मतलब कि श्याम राम से एसी परचेज कर रहा है, लेकिन श्याम के पास क्या उस टाइम पे पैसे नहीं है, तो राम क्या कर रहा है, इसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे रहा है कि भाई इतने टाइम के बाद में, मतलब कि बेसिकली हम मान लेते हैं 3 मंथ्स के लिए दे रहा है ये, कि 3 मंथ्स के बाद में ये पैसे दे देना, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे रहा है। फिर क्या हो रहा है कि राम को नीड हो गई 1 मंथ के बाद में, राम को क्या पैसे की नीड हो गई, तो राम अब श्याम के पास नहीं जा सकता क्योंकि उसको 3 मंथ्स का बिल ऑफ एक्सचेंज दिया रहा है। तो यहाँ पे राम क्या करेगा, मान लेते हैं 70,000 है, तो राम क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा और बैंक को बताएगा कि बैंक उसको बिल ऑफ एक्सचेंज देगा कि मेरे को अभी पैसे की नीड है। तो बैंक ऐसी कंडीशन में क्या करेगा कि तो अपना कमीशन काट के, मतलब कि 60,000 एग्जाम्पल लेते हैं एक बार के लिए, कि 10,000 रुपये बैंक के कमीशन के रूप में उसने डिडक्ट कर लिए, तो वो 60,000 क्या राम को दे देगा। और जब श्याम देगा 3 महीने के बाद में, तो श्याम कितना देगा, वो तो पूरा 70,000 देगा, तो वो बैंक अपने पास रख लेगी। तो यहाँ पे बैंक क्या, अगर उसको 2 महीने पहले दे रहा है तो यहाँ पे बैंक कुछ कमीशन के रूप में डिडक्ट कर लेगी। तो फिर इसको बोलेंगे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। इसका सेकेंडरी फंक्शन में थर्ड क्या आएगा, एजेंसी फंक्शन। इसमें क्या करता है, बैंक ट्रांसफर ऑफ फंड, कलेक्शन एंड पेमेंट एंड परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ पे क्या होता है कि मतलब कि जब हमारे पास डॉलर में, अगर हम कि जैसे हम यूएसए में जा रहे हैं और हमारे पास क्या पैसे क्या इन द फॉर्म ऑफ रूपी, तो यूएसए में तो रूपी चलते नहीं है, तो वहाँ पे किसकी नीड होती है, डॉलर की। तो अपन वहाँ मतलब कि वहाँ की बैंक में अपन रूपी को डॉलर में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो इसको अपन बोलेंगे परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इस मतलब सभी की सभी बैंकों को नहीं होता है, कुछ बैंकों को होता है जिनको क्या ऑथोराइज्ड मिलता है, इस चीज़ की अथॉरिटी मिलती है। और ये बैंक को ही नहीं, कई बार ऐसे भी पर्सन को मिल सकता है। तो ये सिर्फ ऑथोराइज पर्सन को या फिर ऑथोराइज बैंक को इस चीज़ का राइट होता है कि वो एक करेंसी को दूसरी करेंसी में चेंज कर सकते हैं। एंड फोर्थ वन इज द जनरल यूटिलिटी फंक्शन, लॉकर फैसिलिटी। बैंक हमें कई बार हमारे मतलब कि गोल्ड वगैरह को रखने के लिए हमें लॉकर फैसिलिटी देता है। ट्रेवलिंग चेक, अपन मतलब कहीं ट्रेवल पे जा रहे हैं तो हम अगर कैश नहीं रखना चाहते तो बैंक हमें ट्रेवलिंग चेक भी देता है। एंड लेटर ऑफ क्रेडिट। तो हमारे ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन थे कॉमर्शियल बैंक के, जिनमें अपन डिस्कस किया। प्राइमरी फंक्शन में क्या आता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग ऑफ लोन। एंड इसमें 4 टाइप होते हैं,
फर्स्ट हमें बैंक क्या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है एंड डिस्काउंटिंग और बिल ऑफ एक्सचेंज देता है एंड एजेंसी फंक्शन एंड फोर्थ वन इज द जनरल यूटिलिटी फंक्शन। तो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक के फंक्शन क्या है। थैंक यू।